Good morning friend. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कैट के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। कैट के प्रीवियस ईयर में हम सबसे पहले अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे और अर्थमेटिक में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में हम जो कैट 2070 से लेके कैट 2021 तक के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो 22 और जो कैट 23 है उसको हम सेक्शनल फॉर्म में पूरा कवर करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि जिससे आप उनको मॉक फॉर्म में दे सकें। नाउ आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज इफ 30% of the girls and 45% of the boys get admission then the percentage of candidate who don't get admission now इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ बॉयज। गर्ल्स को अगर जो मैं जी से डिनोट कर दूं बॉयज को बी से। नाउ अगर जो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ तो मैं इसको रेशियो फॉर्म में भी सोल्व कर सकता हूँ, बट रेशियो में क्या हमारा यहाँ फ्रैक्शंस आ जाएंगे जब भी मैं परसेंटेज को यूज करूंगा तो काफी कैलकुलेटिव हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए मैं कुछ लेट कर लेता हूँ उसमें वैल्यू लेट द बॉयज वो मैंने 100 मान लिए। तो गर्ल्स क्या है ट्वाइस हैं बॉयज के, तो हमारी जो गर्ल्स हैं वो हो जाएंगी 200। तो जो टोटल है वो कितने हो गए हमारे 300। तो आउट ऑफ 300 तो हमारे बॉयज हैं और 200 हमारे गर्ल्स हैं। तो इसने बोला है 30% जो गर्ल्स हैं और 45% जो बॉयज हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। तो 200 का जो 30% है वो कितना है 60 और 100 का 45% कितना आएगा 45। तो ये जो टोटल कितने हो गए ये टोटल हो गए 105। 105 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडमिशन मिल जाता है। नाउ हमें फाइंड करना है किनको एडमिशन नहीं मिला। ये तो हमें ये पता लगा जिनको एडमिशन मिल गया, तो जिनको एडमिशन नहीं मिला डोंट गेट एडमिशन वो कौन है दैट इज 300 माइनस 105 वो जाएगा हमारे 195। 195 बच्चे ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला। अब हमें फाइंड करना था परसेंटेज फॉर्म में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 195 अपॉन टोटल दैट इज 300 इंटू 100। इससे ये कैंसिल इससे कैंसिल, ये इससे क्या हो जाएगा 65%। तो 65% बच्चे ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नाउ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो रवि ने 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग है वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट की है। जो 30% है रेस्ट जो बची है उसकी जो 30% है उसने जो इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक में किया है और जो बाकी जो बचा है उसने सेविंग अकाउंट है उसमें इन्वेस्ट किया है। नाउ इफ जो टोटल अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है बैंक में कौन कौन सा डिपॉजिट किया है, एक तो फिक्स्ड अकाउंट और एक सेविंग बैंक अकाउंट। वो जो अमाउंट है वो है 59,500। तो रवि की हमें टोटल मंथली सेविंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन में जो भी है सब कुछ वो रवि की मंथली सेविंग को लेकर है। तो हम लेट कर लेते हैं कुछ लेट रवि मंथली सेविंग बी एक्स, हमने एक्स मान ली। तो उसमें से जो एक्स का जो 50% है उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है फिक्स डिपॉजिट में। तो फिक्स डिपॉजिट को मैं लिख लेता हूँ एफडी से। तो जो एक्स है उसका जो 50% है दैट विल बी एक्स बाई टू। कहाँ पे इन्वेस्ट किया है फिक्स डिपॉजिट में। फिर जो अमाउंट बचा है तो एक्स था टोटल उसमें तो एक्स बाई टू इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना बचा एक्स बाई टू। तो रेस्ट जो बचा है उसका जो 30% है उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में। तो जो स्टॉक्स में उसने जो रेस्ट अमाउंट बचा है दैट इज एक्स बाई टू उसका जो 30% है वो इन्वेस्ट किया है, तो ये हो जाएगा 3x/20। नाउ जो हमारा रेस्ट जो अमाउंट बचा तो यहाँ पे 70% इन्वेस्ट 30% इन्वेस्ट किया तो बचा कितना 70% बचा। तो जो x/2 का जो 70% जो इन्वेस्ट किया उसने वो कहाँ इन्वेस्ट किया दैट इज 7x/20 ये इन्वेस्ट किया उसने सेविंग बैंक अकाउंट में। ना अगर जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने बैंक में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया बैंक में कहाँ इन्वेस्ट किया बैंक में एक तो एफडी में इन्वेस्ट किया प्लस सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया वो कितना है 59,500। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें x/2 प्लस 7x/20 इज इक्वल टू 59,500। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एलसीएम 20, यहाँ पे लेंगे 10x प्लस 7x इज इक्वल टू 59,500। इसका हो जाएगा हमारा 17x अपॉन 20 इज इक्वल टू 59,500।
इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज 3 जा 5 जा एंड 00। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70,000। तो जो रवि की जो टोटल मंथली सेविंग थी वो थी हमारी 70,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे इसमें बोला हुआ है कि अरुण की जो प्रेजेंट एज है ईयर्स में इज 40% ऑफ वरुण एज। इन अनदर फ्यू ईयर अरुण की जो एज है वो हाफ ईयर हो जाएगी वरुण के। तो हमें बताना है कि किस परसेंटेज से वरुण की एज जो है वो इंक्रीज हुई है इस टाइम पीरियड में। तो सपोज मैं प्रेजेंट एज जो है अरुण के और वरुण की वो मान लेता हूँ ए और बी। लेट जो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड वरुण वो हमने मान ली ए एंड बी। अरुण की ए है, वरुण की बी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो अरुण की जो एज है वो हमारी 40% है वरुण की एज के। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2/5 टाइम ऑफ बी। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। तो इसने बोला है फिर यहाँ पे कि अनदर फ्यू ईयर्स अरुण एज विल हाफ ऑफ द वरुण एज। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं बोलूं कि एट प्रेजेंट मेरी एज है 5 और मैं बोलूं कि आज से 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी, तो मैं +5 ही करूंगा। या फिर मैं बोलूं कि एट प्रेजेंट अरुण की एज ए है तो आफ्टर 5 ईयर अरुण की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी A+5। तो यही कंसेप्ट यूज होगा इसमें। तो सिमिलरली अगर मैं मान लूं लेट आफ्टर वाई ईयर्स अरुण की एज क्या हो जाएगी आफ्टर वाई ईयर्स। अरुण की जो एज है वो क्या हो जाएगी A+Y और वरुण की एज क्या हो जाएगी B+Y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि जो आफ्टर फ्यू ईयर जो अरुण की एज है वो हाफ हो जाएगी वरुण की। तो मतलब जो A+Y है वो हाफ है B+Y के। इसको मैं सॉल्व करूं 2A+2Y इज इक्वल टू B+Y। ना y को उधर ले जाऊं तो 2A+Y इज इक्वल टू B। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो y इज इक्वल टू B-2A। नाउ अगर जो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इस वाली वैल्यू में पुट कर देता हूँ B+2Y में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको एक बार रफ कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं B+Y में ये वैल्यू पुट कर देता हूँ y की, तो आ जाएगा हमारा B+B-2A। तो यहाँ पे हो जाएगा 2B-2A। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अगर जो मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 2/5b। ना अगर जो मैं यहाँ पे a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करूं तो क्या चाहिए, 2a चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2a इज इक्वल टू 4/5b। इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में। अब तो इक्वेशन 2 में क्या होगा, 2b-2a की जगह क्या हो जाएगा 4/5b। नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो 10b-4b/5 तो हो जाएगा 6b/5। तो अरुण की एज सॉरी जो वरुण की एज थी जो स्टार्टिंग में वो b थी, बाद में B+Y बन के क्या आई y 6b/5, क्योंकि हमने यहाँ पे इसी में वैल्यू पुट किया है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तब वो परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो हमें, परसेंटेज चेंज वो कैसे निकालते हैं, 6/5b-b/b इसको सोल्व करेंगे तो 6b-5b/5b। इसको इससे कैंसिल करेंगे 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20b/b। बी से बी कैंसिल हो जाएगा 20%। तो वरुण की जो एज है वो 20% इंक्रीज की है इस पूरे टाइम पीरियड में। तो ये हमारा इसका मतलब ये है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है हमारा कि इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन वो इंक्रीज कर जाता है 40% and the per capita production of food grain increased by 27% during the certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period वो कितनी होगी। Now इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। सपोज एक फैक्ट्री है उसमें हमारे 10 पर्सन है, पर पर्सन
फैक्ट्री जो है टॉय की है, तो पर पर्सन 2 टॉय बनाता है, पर पर्सन। तो टोटल जो टॉय बनेंगे वो कितने होंगे? 10 इंटू 2 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 20। तो मतलब अगर जो हमें टोटल प्रोडक्शन देखना हो, ये टॉय क्या है, हमारा प्रोडक्शन है, तो टोटल प्रोडक्शन देखना हो कितना होगा कि पर पर्सन कितना प्रोडक्शन कर रहा है इनटू कितने पर्सन है, तो ये हो गया। तो सिमिलरली इसमें भी यही है कि हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो जो प्रोडक्शन है वो इक्वल हो जाएगा पर कैपिटा प्रोडक्शन इनटू पॉपुलेशन, क्योंकि इस कंसेप्ट के हिसाब से यही होगा इसका फॉर्मूला। तो अगर मैं पॉपुलेशन को पी से डिनोट करूं, पर कैपिटा प्रोडक्शन को एस से डिनोट करूं और इसको मैं स्मॉल पी से डिनोट करूं प्रोडक्शन को, तो हमारा स्मॉल पी इज इक्वल टू एस इंटू पी। नाउ अगर जो हम बात करें रेशियो के फॉर्म में, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को रेशियो से सोल्व करेंगे, अगर वैसे सोल्व करें तो काफी लेंथ हो जाएगा। तो ये हमारा पॉपुलेशन, ये हमारी पर कैपिटा और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन। तो सपोज हमारी पॉपुलेशन इनिशियली ए थी, वो बाद में बी हो गई। हमारे जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है वो इनिशियली जो 100 थी उसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 27%। तो 100 पे अगर 27% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 127। सिमिलरली अगर जो हमारी प्रोडक्शन इनिशियली 100 थी तो वापस वो इंक्रीज हो कितनी हो गई? 40% इंक्रीज हो गई, तो उसमें कितनी होगी? 140। हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। तो फर्स्ट केस से हमारी यहाँ पे जो है, इस वाले केस से हमारा फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू पी इंटू एस है। तो यहाँ से 100 ए इंटू 100। यहाँ से अगर जो हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए की जो वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/100। तो ए इज इक्वल टू 1 आ गई हमारी। नाउ अगर हम सेकंड केस में लें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू पी इंटू एस। तो हमारा P क्या है? 140। P हमारा B, S क्या है हमारा? 127। यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू फाइंड करूँ तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140/127। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.10 समथिंग, इसके नियर अबाउट आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे वैल्यू होगी 1.10। अब हमें फाइंड करनी है कि प्रोडक्शन में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं? दैट विल बी b माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज का इंक्रीज का फॉर्मूला हो गया। मैं आपको वैल्यू पुट कर दूं 1.10 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 10%। तो हमारा जो 10% है वो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन में इस टाइम पीरियड के दौरान। तो आंसर विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है out of the shirt produced in a factory 50% are defective while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for the export, then the number of shirts produced in the factory. Now इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमने सपोज लेट कर लिया शर्ट जो इनिशियली वो थी हमारी x थी। लेट टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो प्रोड्यूस्ड हुई थी वो हमने मान ली x। नाउ x हमारी शर्ट है, उसमें से जो 15% क्या हमारी डिफेक्टिव है, तो रेस्ट कितनी बची? 15% अगर डिफेक्टिव है तो कितनी बची रेस्ट? रेस्ट हमारी बची 85%। उन रेस्ट में से जो 20% है हमारी, वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में बेच दी जाती है। तो कितनी बची अब रेस्ट? वो रेस्ट जो बची वो कितनी बची उसके अलावा? 80%। वो किसके इक्वल है? वो इसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 8840, क्योंकि बोला है ना इसने कि 15% आर डिफेक्टिव एंड 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो उसके बाद क्या बची? रिमेनिंग सेट। तो रिमेनिंग सेट क्या है कि इनिशियली एक्स थी, एक्स में से 15% डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव के बाद जो 85% सही थी तो वे ये हो गई। उसके बाद 20% डोमेस्टिक मार्केट में बेच दी, तो उस इस वैल्यू का जो 20% बेच दी तो कितना बचा? 80% बचा, तो वो इक्वल है इसके। now अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट दैट इज 5 से करें तो 17, दैट विल बी 20। इसको हम करें तो ये हो जाएगा 4/5। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी 8840 इंटू 5 इंटू 20 अपॉन
4 इंटू 17, इसको कैंसिल करेंगे 5, इसको इससे कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 5 ज़ा 2 ज़ा एंड 0। तो x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 13,000। तो टोटल 13,000 जो शर्ट्स हैं वो फैक्ट्री में बनी थी। तो आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while the passing marks is 45% of n. A candidate obtained 36 marks but failed short of pass marks by 68%. तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या है, मैक्सिमम जो स्कोर है वो n है। पासिंग मार्क्स क्या है इसमें, जो पासिंग मार्क्स है वो इसका 45% है। तो अगर जो हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू n का 45%। नाउ ये हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। इसमें बोला है कि एक कैंडिडेट है ए जिसके 36 मार्क्स आए हैं, पर जो ये 36 मार्क्स हैं वो कम है पासिंग मार्क्स से। कितने कम है? दैट इज 68% ऑफ दैट। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज उसके 36 मार्क्स आए हैं, उसके जो पासिंग मार्क्स हैं, उसको पास होने के लिए जो पासिंग मार्क्स है उसका 68% और चाहिए। तो n बाई 45/100 का अगर जो हम 68% कर दें वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पासिंग मार्क्स के इक्वल, क्योंकि इसने बोला है कि जो 36 मार्क्स इसको मिले, बट ये मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स से बाई 68%। अगर जो मैं इसमें पासिंग मार्क्स का 68% ऐड कर दूं तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? पासिंग मार्क्स के। दैट विल बी 45/100 एंड इसके इक्वल हो जाएगा। ना अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 36 इंटू 100 एलसीएम लेने पे यही आएगा। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 45n इंटू 68 अपॉन 100 इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा 45/100 इंटू n। 100 से 100 कैंसिल। ना उसको हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 36 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, मैं इस चीज को इधर ले जाता हूँ घुमा के, तो 100 यहाँ पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 45n इंटू 100 माइनस 45n इंटू 68। नाउ 36 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं अगर जो 45n कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 68। नाउ ये इसको मैं कैंसिल करूँ, ये हो जाएगा 9 5 जा एंड 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 5n इंटू 32। नाउ ये क्या हो जाएगा? 4 8 जा एंड 4 8 जा 32 एंड 4 10 जा, ये हो जाएगा यहाँ पे 20। तो n की जो वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई 250। तो जो हमारे मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है वो क्या है? 250 है। अगर जो मैं इसको ऑप्शन से मैच करूं तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो ये तो नहीं हो सकता। तो 243 से बड़ा है पर 252 से छोटा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी बी। तो इस क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था कि इसके 36 मार्क्स आए हैं और वो 36 मार्क्स के 68% कम है पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क अगर 36 में पासिंग मार्क्स का 68% ऐड कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा? पासिंग मार्क्स के। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने कि जो अमाला इनकम है वो 20% मोर है दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस है दैट ऑफ कमला। नाउ अगर जो अमाला की इनकम, जो इसमें बोला है अमाला की जो इनकम है वो 20% मोर है, तो हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे लिखते थे? 1 प्लस 20/100 ऑन बिमला, ये इक्वल दिया है क्वेश्चन। तो a इज इक्वल टू 120/100 ऑफ b। इसको सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू 6/5b। ये हो गया हमारा। नाउ इसमें बोला हुआ है रेशियो क्या है? a अपॉन b का जो रेशियो हो गया वहां से हमारे 6:5। नाउ नेक्स्ट बोला है इसने कि जो लेस देन है 20% दैट ऑफ कमला, कि ए की जो वैल्यू है वो 20% लेस है, दैट इज ए इज इक्वल टू 20% दैट इज कमला। ये बोल रहा है यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 80/100, ये कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 4/5 ऑफ k। तो a बाई k की वैल्यू क्या हो गई? 4/5। नाउ हमें पता था रेशियो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको ऐसे लिखा, ये कितनी होती है 6:5 और ये दिया 4:5। नाउ सेम बनाना है, तो ये सेम क्या बन सकता है, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 12 10 15 हो गया। नाउ इसमें बोला है इफ कमला इनकम गोज डाउन बाई 4%, कमला की जो इनकम है 4% कम हो जाए, तो नाउ जो कमला है उसकी 4% कम हो जाए वैल्यू, दैट इज डिक्रीज बाई 4%। तो कितनी है 8% उसकी 15, 15 का 4% डिक्रीज, ये ऐसे निकालते हैं, तो हो जाएगा 15 इंटू 96/100, ये हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे वैल्यू काट के, तो आ जाएगा 72/5। नाउ इसने बोला है कि बिमला की जो वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई, बिमला कितनी है हमारी 8%, 10 है, तो किससे इंक्रीज हो गई 10% से, तो बिमला इंक्रीज करेगी 10%, तो ये बिमला की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8%, वो हो जाएगी 11। तो हमें फाइंड करना है कि कितने परसेंट जो कमला की इनकम में एक्सीड करते हैं बिमला से। तो कैसे फाइंड करेंगे परसेंटेज चेंज, तो नाउ जो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज 72/5 माइनस 11 अपॉन 11 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 55। 55 में से आगे गया 17 अपॉन, दैट इज ये नीचे आ जाएगा, तो 55 इंटू 100, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट 31%। तो आंसर विल बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला है कि मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing marks. Then the percentage score needed for the passing the examination. तो मैं बोला एक लड़की है मीना, उसको 40% एग्जाम में मार्क्स मिले, लेकिन उसने रिव्यू के लिए डाला, रिव्यू के बाद उसके मार्क्स से 50% इंक्रीज कर जाते हैं, तो 50% इंक्रीज करने के बाद भी उसके 35 मार्क्स कम होते हैं, किससे, पास होने से, वो फेल कर जाते हैं 35 मार्क्स से। सपोज उसने दोबारा रिव्यू, पोस्ट रिव्यू के बाद उसने वापस रिव्यू दिया, दोबारा डाला एक बार, तो उससे 20% मार्क्स इंक्रीज कर गए बाद में, तो उसके 7 नंबर ज़्यादा थे पासिंग मार्क्स से। तो हमें बताना है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, पासिंग मार्क्स मतलब। तो लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, हमने टोटल मार्क्स एक्स मान लिया। तो इसमें हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, केस 1 की बात करें, तो केस 1 में क्या बोला कि जो मीना है उसको 40% मार्क्स मिलते हैं, एक्स के 40% आया, तो उसके बाद ये रिव्यू डाल देते हैं वापस। रिव्यू डालने के बाद जो उसका स्कोर है वो इंक्रीज कर जाता है 50% से। तो यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, 1 + 50/100, तो क्या हो जाएगा 150/100, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 है इसका रेशियो। तो जो मार्क्स जो इंक्रीज करेंगे लास्ट में, तो वो इस पे इंक्रीज करेंगे टोटल, तो ये इंक्रीज किया इस पे 50%, तो ये हो जाएगा 3/2। तो जो ये मार्क्स है पूरे, ये कम है पासिंग मार्क्स से 35%, वो 35 मार्क्स कम है, क्योंकि ये फेल करके 35 था, अगर मैं 35 ऐड कर दूं तो ये पास हो जाएगी, तो पास हो जाएगी, तो इक्वल है ये पासिंग मार्क्स के। नाउ सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में बोला है कि उसका अगर जो पोस्ट रिव्यू स्कोर है वो इंक्रीज कर देता है 20%, तो वो पास कर देगा एग्जामिनेशन को 7 नंबर से ज़्यादा, मतलब 7 नंबर ज़्यादा होंगे उसके पासिंग स्कोर से। तो पोस्ट रिव्यू स्कोर किस पे इंक्रीज होगा, इस पे, तो x इंटू 40/100 इंटू 3/2, इस पे अगर जो इसका 20% इंक्रीज कर दें, तो 20% इंक्रीज क्या होगा, दैट इज 1 + 20/100, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड कर दें, 120/100, दैट विल बी 6/5। तो यहाँ पे अगर जो टोटल 20% इंक्रीज करेगा पोस्ट रिव्यू, तो 6/5 हो जाएगा। तो इस केस में पासिंग स्कोर से 7 ज़्यादा होंगे, तो अगर मैं इसमें से -7 कर दूं, -7 कर दूं, तो वो क्या होगा, पासिंग स्कोर होगा ये भी, क्योंकि ये जो मार्क्स था, ये टोटल जो मार्क्स था, ये पासिंग से 7 ज़्यादा था ना, इसने बोला था, तो अगर मैंने 7 माइनस कर दिया तो पासिंग मार्क्स आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो इन दोनों को इक्वेट करने पे x इंटू
40/100 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 इंटू 3/2 प्लस 35 इज इक्वल टू x इंटू 2/5 इंटू 3/2 इंटू 6/5 माइनस 7। ये हो गया। नाउ 2 से 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो गया। नाउ अगर मैं निकलूँ इसे 3x/5 प्लस 35 इज इक्वल टू 18x/25 माइनस 7। नाउ अगर जब मैं 7 को इधर ले जाऊं तो ये जाएगा 42, ये 3x माइनस इधर आ जाएगा 18x/25 माइनस 3x/5। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 25 एलसीएम आएगा, तो 18x माइनस दैट इज 5 3 15x इज इक्वल टू 42। तो 3x इज इक्वल टू 42 इंटू 25, 3 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, दैट विल बी 350, क्योंकि ये 14 रहेगा ना। हमें फाइंड करने हैं पासिंग मार्क्स। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो किसी भी इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो। सपोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू दैट इज 350 x की वैल्यू इंटू 40/100 को क्या लिख सकते हैं, 2/5। उसके बाद क्या था, 3/2 प्लस 35, ये था। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल किया जाएगा 70, तो 70 दैट इज 210 प्लस 35, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा 245। तो पासिंग मार्क्स जो है हमारा 245 है। नाउ इसने पूछा था कि द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पासिंग मार्क्स, तो ये 245 कितना परसेंटेज होगा। तो अगर इसका हम परसेंटेज निकालना हो, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 245 अपॉन 350 इंटू 100, ये हो गया। नाउ इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कहीं ना ये कैंसिल, 5 7 जा एंड 5 2 जा, ये इसको कैंसिल करेंगे तो जगह 7 3 जा और 7 5 जा, तो आंसर विल बी 70%। तो आंसर विल बी डी। तो 70% मार्क्स हैं अगर जो आपको पास करने हैं एग्जामिनेशन में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है इन एन एग्जामिनेशन सॉरी इन अ क्लास 60% ऑफ अ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। There are 30 more girls than boys. If 68% of the student, including 30 boys, pass an examination, the percentage of girls who don't pass the examination. Now इसकी बात करें तो इसने बोला है इन अ क्लास, जो गर्ल्स हैं, अगर मैं उसको जी से डिनोट करूं, वो क्या है 60%। जो बॉयज हैं उसको वो बी से डिनोट करूं, वह है 40%। तो गर्ल्स इज टू बॉय का रेशियो है, जो रेशियो है ऑफ गर्ल इज टू बॉय कैसे निकाल सकते हैं, 60:40, क्योंकि हमें परसेंट जरूर नहीं है, वैल्यू परसेंटेज में हमारा रेशियो हमेशा सेम आएगा। हमें याद रखना है अगर परसेंटेज गिवन है रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो विल बी सेम, रेशियो हमेशा हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 3:2, क्योंकि 20 से डिवाइड कर दिया ना। अगर हम ये यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है वो 1 आ रहा है, बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो गर्ल्स हैं वो 30 ज्यादा है लड़कों से, तो ये डिफरेंस तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। डिफरेंस शुड बी 30। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करो पूरे क्वेश्चन में, तो गर्ल्स जो हमारी हो जाएंगी वो हो जाएंगी 90, बॉयज जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 60। ये हमें पता लग गया। नाउ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल हो गए हमारे 150। तो आउट ऑफ 150 गर्ल्स कितनी है 90, बॉयज कितने हैं 60। इसने बोला है कि जो 68% जो स्टूडेंट है वो पास कर गए, तो मतलब 68% ऑफ स्टूडेंट पास कर गए, तो 150 का अगर हम 68% निकालें
तो इससे ये कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा एंड ये हो जाएगा 3 4, तो वैल्यू विल बी 102। तो ये 102 है स्टूडेंट पास कर गए। इन 102 में से 30 हमारे क्या है, बॉयज हैं। तो जो गर्ल्स हैं जिन्होंने पास किया है वो क्या है, 102 माइनस 30, तो दैट विल बी 72। तो जो गर्ल्स जो पास हुई हैं वो 72 हैं। तो बताना है जो फेल की हैं, तो टोटल गर्ल्स कितनी थी, 90। तो जो गर्ल्स जो फेल्ड हुई हैं वो कितनी हो गई, दैट विल बी 90 माइनस 72, दैट विल बी 18। तो परसेंटेज फाइंड करनी है इनकी, दैट विल बी 80 अपॉन 90 इंटू 100, दैट विल बी 5। इसको कैंसिल, दैट विल बी 20%। तो 20% गर्ल्स ऐसी हैं जो पास नहीं कर पाई, तो आंसर विल बी 20%। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो स्कोर है ए का वॉज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए का जो स्कोर है वो इक्वल टू 10% लेस, दैट इज 1 माइनस 10/100 ऑफ बी। ये 10% लेस हो गया, ऐसे निकालते हैं हम। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 90/100 अपॉन बी, तो यहाँ से 0 0। तो ए अपॉन बी के जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/10। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द स्कोर ऑफ बी वाज 25% मोर दैट ऑफ सी। मतलब बी का जो स्कोर है वो 25% मोर है, तो 25% बाई 100, ये परसेंटेज इंक्रीज से निकालते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 125 100 सी, दैट विल बी, ये हो जाएगा, दैट विल बी 5 5 25 5 जा एंड 25 4 जा, तो बी बाई सी इज इक्वल टू 5/4। ये हमारा बी टू सी का रेशियो हो गया। नाउ आगे बोला एंड द स्कोर ऑफ सी वाज 20% लेस देन दैट ऑफ डी। तो जो C है वो 20% लेस है, दैट इज 1 माइनस 20 अपॉन 100 ऑफ D। तो C इज इक्वल टू 80/100 अपॉन D, ये हो जाएगा C बाई D इज इक्वल टू 4/5। तो ये बोला कि A का स्कोर अगर 72 है तो D का स्कोर बताइए। नाउ हमें रेशियो दिया हुआ है A इज टू B का, B इज टू C का और C इज टू D का। तो हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा होगा, तो अगर इस तरह से हमें दिया हुआ है तो हम रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं ABC का। तो A इज टू B दिया हुआ है हमें, दैट इज 9:10। हमें दिया हुआ है B इज टू C जो कि है हमारा 5:4 और C इज टू D दिया हुआ है हमें जो कि है 4:5। नाउ तो A इज टू B इज टू C इज टू D हम कैसे फाइंड करते हैं इस केस में। तो हमें पता होता है जब A की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये पहली वाली जो कॉलम है उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, दैट विल बी 9 4 36 इंटू 5, दैट इज 180। A की वैल्यू, B की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है, तो हो जाएगा 10 5 जा 50 एंड 4 दैट इज 200। सी की जो वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये जो दोनों वैल्यू होते हैं सेकंड कॉलम में ये, और जो ये लास्ट फर्स्ट कॉलम में जो लास्ट वैल्यू होती है ये, तो ये हो जाएगा 10 4 जा 40 दैट इज 160। और जब हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये पूरा कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाला, तो दैट विल बी 200। नाउ इसने बोला है जो ए का स्कोर क्या है 180, बी का स्कोर क्या है 200, सी का स्कोर 160 और डी का स्कोर 200। यहाँ पर जो हमारा ए का जो स्कोर आ रहा है, जो ए का जो स्कोर है वो कितना आ रहा है 180, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 72। तो यहाँ पे अगर जो मैं 72 अपॉन 180 लें, इसको करें 36 2 जा 36 5 जा, तो मतलब जो रेशियो आ रहा है अगर इस रेशियो को मैं 2/5 से डिवाइड कर दूं पूरे रेशियो को तो हमारा इंडिविजुअल स्कोर आ जाए। तो अब हमें फाइंड करना है डी का स्कोर। तो डी का स्कोर कितना दिया हुआ है 200, अगर 200 को 2/5 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40, दैट विल बी 80। तो डी का जो स्कोर होगा वो 80 मार्क्स होंगे, हमारे जो 80 मार्क्स आए होंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन 2010 a library contained a total of 11,500 book in two category fiction and non-fiction. In 2015 the library book contained a total of 12,760 book in these two category. During this period there was a 10% increase in the fiction category and whereas there was a 12% increase in the non-fiction category. How many
fiction book were in the library in 2015. तो सपोज यहाँ पे हमें टोटल दिया हुआ है बुक का, तो हम फिक्शन और नॉन फिक्शन को कुछ ऐड कर लेते हैं। तो लेट फिक्शन को हम एफ से नोट करते हैं। इन 2010 वो थी 100 है। नॉन फिक्शन इसको मैं नोट करता हूं एन से, ये भी 2010 में थी हमारी 100 एन। तो जो टोटल क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 एफ प्लस 100 एन इज इक्वल टू 11,500। ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। तो क्या हुआ 2015 में 10% इंक्रीज हुआ फिक्शन पे और 12% इंक्रीज हुआ नॉन फिक्शन पे। सो इन 2015 आफ्टर परसेंटेज इंक्रीज वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जाएगा इस पे 10% इंक्रीज हुआ तो 110f, इस पे 12% तो 112n इज इक्वल टू 12760। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। नाउ अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसको मैं 2 अगर कॉमन ले लूं 100 तो f प्लस n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 115। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ यहाँ पे। नाउ अगर जो मैं इस इक्वेशन को लूं, इसमें से अगर मैं कॉमन लूं, क्या इसमें से कॉमन ले लेता हूं मैं 2। 2 कॉमन लेने पे ये गया 55 प्लस 56n इज इक्वल टू 6380। ये इक्वेशन फोर्थ होगी। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें फिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम n कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 56। तो क्या हो जाएगा 56f प्लस 56n इज इक्वल टू 115 इंटू 56। ये हो जाएगा 55f प्लस 56n इज इक्वल टू 6380। ये कौन सी होगी इक्वेशन 4। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव 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 ये कैंसिल, तो जगह f इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6440। तो हो जाएगा 6440 माइनस 6380। तो यहाँ से f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60। तो हमें फाइंड करनी है फिक्शन बुक 2015 में क्या होगा। तो जो फिक्शन है इन 2015 क्या है, ये है हमारा 110f। तो 110 इंटू 60 दैट विल बी 66 दैट 000। तो आंसर विल बी ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे बोला है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज 28% ऑफ द मेंबर आर यंग while rest are old. If 65% of the member are literate and 25% of the literate are young, then the percentage of old people among the illiterate is nearest to. Now अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर जो मैं इसको x मान के चलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पीपल x है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो बाद में आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत लगेगा कितनी ज़्यादा कैलकुलेटिव होगी। तो उसके लिए मैं कोई वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो सपोज मैं लेट कर लेता हूँ 100। तो लेट द नंबर ऑफ पीपल बी 100। 100 है तो टोटल लोग कितने हैं हमारे 100। 100 में से 28% क्या है हमारे यंग। तो जो यंग लोग हैं वो कितने हैं 28%। तो ओल्ड कितने बचे 72। इसने बोला है इफ 65% ऑफ द मेंबर, तो टोटल 100 में थे 65% जो मेंबर हैं वो इलिटरेट हैं, तो मतलब 100 में से जो 65% जो लोग हैं वो क्या है लिटरेट हैं। तो रेस्ट जो बचे 35 वो क्या इलिटरेट हुए, इलिटरेट हो गए। 65 लिटरेट है तो रेस्ट बचे इलिटरेट ही हैं। तो इसने बोला है फिर आगे जो 65% ऑफ मेंबर आर लिटरेट एंड 25% ऑफ द लिटरेट आर यंग। तो इसमें से जो 25% लोग क्या हैं वो यंग लोग हैं। तो 65 का अगर मैं 25% निकाल लो कैसे निकालेंगे 25/100 दैट विल बी 1/4। तो 65/4 हो गया। तो 65 में से 65/4 इज द यंग पीपल। तो हमारा जो ओल्ड पीपल है कितने बचे दैट विल बी 65 इंटू 3/4।
ये कैसे आया? तो 25% यंग है तो 75% क्या ओल्ड, तो 75% कैसे निकालेंगे? 3 4, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 3/4, ये गया ओल्ड। तो अब हमें फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट। ये ओल्ड हैं जो लिटरेट हैं, हम इलिटरेट कैसे फाइंड करेंगे? तो ओल्ड इलिटरेट कितने हो जाएंगे? दैट विल 72 माइनस 63 इंटू 3, सॉरी 65 इंटू 3/4। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 7 28, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 195/4। तो ये आ जाएगा हमारा 93/4। तो ओल्ड इलिटरेट है वो है 93/4। हमें रेशियो निकालना है विद रेस्पेक्ट टू इलिटरेट। तो कितने ओल्ड लोग इलिटरेट हैं? तो ओल्ड इलिटरेट परसेंटेज क्या हो जाएगी? 93/4 इंटू 35 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ही आएगा हमारा नियरेस्ट टू 66%। तो आंसर विल बी सी। तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इनमें जॉन bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April, but spent 150 more due to the price increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively. If John had spent 450 on rice in April, then how much did he spend on wheat in May? Now, इस क्वेश्चन में बोला है कि जॉन ने कुछ अमाउंट खरीदा है राइस का अप्रैल में, या फिर कुछ अमाउंट खरीदा है वीट का अप्रैल में। जो अमाउंट है वो सेम है जो उसने मई में खरीदा। तो बट उसने जो स्पेंड किया है मई में वो 150 रुपये ज्यादा किया है कंपेयर टू अप्रैल। क्यों? क्योंकि जो मई में जो प्राइस इंक्रीज होकर आया है राइस का वीट का, वो कितने परसेंट इंक्रीज कर गया है? 20% राइस पे इंक्रीज किया है और 12% हमारा वीट पे इंक्रीज किया हुआ है। तो अगर जॉन अब 450 रुपीज स्पेंड करता है राइस पे अप्रैल मंथ में, तो वो वीट पे मई में कितना स्पेंड करेगा? तो एक मंथ है हमारा अप्रैल, सेकेंड मंथ है हमारा मई। एक है हमारा राइस, दूसरा हमारा वीट। तो इसने बोला है राइस पे जो उसने स्पेंड किया अप्रैल में कितना किया है? 450। नाउ मई में कितना स्पेंड किया होगा इसने राइस पे? तो इसमें बोला है कि जो राइस का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया है, जो कि अप्रैल में था उस पर 20% इंक्रीज हो गया, मई में प्राइस आ गया। तो अगर जो हम 450 का मैं 20% निकालूं, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, दैट विल बी 90। मतलब इस पे 90 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होके मई में एक्स्ट्रा खर्च किया होगा। तो यहाँ पे जो मई में जिसने राइस पे जो स्पेंड किया वो 540 स्पेंड किया है। नो, इसने जो अप्रैल और मई में जो टोटल अमाउंट स्पेंड हो रहा था उसमें 150 का डिफरेंस था। तो 90 रुपीज तो इसने किस पे स्पेंड कर दिए? राइस पे। तो जो रेस्ट 60 रुपीज है वो किस पे स्पेंड करने होंगे उसको? रेस्ट जो 60 रुपीज है किस पे स्पेंड करने होंगे? वीट पे स्पेंड करने होंगे। तो अगर जो हमारा वीट का प्राइस हमने सपोज यहाँ पे एक्स मान लिया, तो एक्स पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा? 12%। जो एक्स पे जो 12% इंक्रीज हुआ होगा वो क्या होगा? 60, क्योंकि जो डिफरेंस है वो इंक्रीज परसेंट ही तो आएगा। तो जो एक्स पे जो 12% इंक्रीज किया उसकी वैल्यू क्या है? 60। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ सकती है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालें, दैट विल बी 5 जा, दैट एक्स इज इक्वल टू 500। मतलब उसने अगर जो 500 रुपीज स्पेंड किए हैं अप्रैल में वीट खरीदने में, तो 560 किस पे स्पेंड करेगा? वो मई में स्पेंड करेगा वीट खरीदने के लिए। तो हम आंसर विल बी सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसने, इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52% एंड आशा स्कोर 64% of the marks. The marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asa is 34 more than the marks obtained by Ramesh. Then the marks obtained by Geeta who scored 84% marks is. Now इसमें बोला है कि सपोज कोई हमारा मैक्सिमम मार्क्स है x, उस x का 52% हमारा विष्णु का आया है, 64% आशा का आया है। अगर जो हम विष्णु के मार्क्स को रमेश के मार्क्स से कंपेयर करें तो विष्णु के जो 23 मार्क्स कम है रमेश से। सिमिलरली अगर आशा के मार्क्स को हम रमेश से कंपेयर करें तो आशा के 34 ज्यादा है रमेश से। तो मैं बताना है कि गीता के कितने मार्क्स हैं, तो गीता ने 84% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सपोज करते हैं लेट द टोटल मार्क्स वो हमारा x है।
तो जो हमारे विष्णु ने कितने स्कोर किया है, जो विष्णु की बात करें उसको हम बी से डिनोट करेंगे, उसने स्कोर किया है एक्स का 52%। ये हमारे विष्णु का स्कोर हो गया ना। अगर हम बात करें आशा की, आशा को हम डिनोट करते हैं ए से, उसने कितना स्कोर किया है, उसने 64% स्कोर किया इसका। तो आशा का हो गया 64/100x और विष्णु का हो गया 52/100x। नाउ केस 1, अगर हम विष्णु के मार्क्स कंपेयर करें रमेश से, तो रमेश के मार्क्स क्या आएंगे? इसने बोला है कि जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं विष्णु ने, वो 23 मार्क्स लेस हैं रमेश से। तो अगर जो मैं विष्णु के मार्क्स में 23 ऐड कर दूं, तो वो कितने इक्वल हो जाएंगे? रमेश के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो विष्णु के मार्क्स हैं 23 लेस है ना रमेश से, तो वही अगर मैं 23 ऐड कर दूं तो वो तो रमेश के बन ही जाएंगे। तो अगर जो मैं 52/100 एक्स में 23 ऐड कर दूं तो वे रमेश के मार्क्स बन जाएंगे। सेकंड केस, अगर जो हम आशा के मार्क्स कंपेयर करें रमेश से, तो यहाँ से रमेश के मार्क्स क्या आएंगे? रमेश को मैं आर से डिनोट करता हूँ, ठीक है। आशा इज 34 मोर देन दैट ऑब्टेन्ड बाय रमेश। तो आशा के जो मार्क्स हैं जो ये आए हैं, ये रमेश से 34 ज्यादा है। तो अगर जो इसमें से मैं 34 माइनस कर दूं तो वो रमेश के बन जाएंगे। तो 64/100 माइनस 34, तो ये भी रमेश के मार्क्स, ये भी रमेश के मार्क्स, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों रमेश के मार्क्स हैं। तो 52/100 x प्लस 23 इज इक्वल टू 64/100 x माइनस 34। अगर जो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, दैट विल बी 52x प्लस 2300 इज इक्वल टू 64x माइनस 3400, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे। तो अगर जो मैं इधर ले जाऊँ इसको, तो हो जाएगा 12x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5700। x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी 475। नाउ इसमें बोला है जो गीता के जो मार्क्स हैं वो क्या है, जो वैल्यू है उसका 84%, टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितना है 475, उसका 84%। अगर मैं इसका 84% फाइंड करूं तो ये हो जाएगा 25 4 जा एंड 25 1, दैट इज 1 जा एंड 25 9 जा। नाउ 4 2 जा 1 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 399। तो जो गीता का स्कोर विल बी 399। तो यहाँ पे बस समझने वाली बात क्या थी कि अगर जो हम विष्णु के मार्क्स को रमेश के टर्म्स में कंपेयर करें, तो इसने बोला कि विष्णु का जो मार्क्स है 23 लेस है किससे, रमेश से। तो अगर विष्णु के मार्क्स 23 लेस है रमेश से, तो अगर 23 और ऐड कर दूं विष्णु के मार्क्स में, तो रमेश का स्कोर बन जाएगा। सिमिलरली आशा का क्या है, 34 ज्यादा है रमेश से, तो अगर आशा के मार्क्स में 34 माइनस कर दो तो वो रमेश का बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ से हम ये 84% मार्क्स फाइंड कर लेंगे। तो आई आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है अ बॉक्स हैज 450 बॉल्स ईच आइदर व्हाइट और ब्लैक, देयर बीइंग एज मैनी मेटेलिक व्हाइट बॉल एज मेटेलिक ब्लैक बॉल। If 40% of the white ball and 50% of the black ball are metallic, then the number of non-metallic ball in the box हमें फाइंड करना है। इसमें बोला है कि एक बॉक्स है, उसमें टोटल कितनी बॉल है, 450 है, कुछ काली हैं कुछ सफेद रंग की है। तो इसमें बोला है जो व्हाइट बॉल जो मेटल की है वो इक्वल है ब्लैक बॉल जो है मेटल की, जो मेटल की जो व्हाइट बॉल है इक्वल टू है मेटल की ब्लैक बॉल के। और इसमें बोला है जो 40% है व्हाइट बॉल एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल है वो मेटल की है। तो हमें बताना है नॉन मेटेलिक बॉल कितनी है। तो सपोज लेट जो हमारी व्हाइट बॉल्स हमने ली हैं वो हमारी हैं W, और जो हमारी ब्लैक बॉल्स हैं वो हमने ले ली हैं B। नाउ तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक प्लस व्हाइट टोटल कितनी है 450। नाउ इसमें बोला है तो हमारी जो टोटल जितनी भी ब्लैक बॉल है उसका जो 50% है वो क्या है, मेटेलिक है। तो मेटेलिक ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी,
मेटेलिक ब्लैक बोल्स की बात करें, इसको हटाते हैं, ये हो जाएगी। टोटल ब्लैक बोल्स कितनी थी? बी। इसका कितना 50% है मेटेलिक, दैट विल बी 50/100। तो हमारी जो मेटेलिक ब्लैक बोल हो जाएंगी वो हो जाएंगी B/2। नाउ मेटेलिक व्हाइट बॉल की बात करें, व्हाइट बॉल कितनी है? वो है 40% ऑफ द व्हाइट बॉल। टोटल व्हाइट बॉल कितनी है? W। उसका 40% निकालो, दैट विल बी 2/5W। तो ये हमारी मेटेलिक बॉल आ गई ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जितनी मेटेलिक बॉल व्हाइट है उतनी ही मेटेलिक बॉल ब्लैक है। मतलब मेटेलिक जो बॉल व्हाइट है और मेटेलिक बॉल जो ब्लैक है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो B/2 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ W, इक्वल है ना। अगर जो मैं यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा 4/5 ऑफ W ना। अगर जो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इस वाली वैल्यू को, B की को। तो अगर B की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ तो हो जाएगा 4/5W प्लस W इज इक्वल टू 450। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। एलसीएम लो तो ये हो जाएगा दैट विल बी 9W इज इक्वल टू 450 इंटू 5, क्योंकि एलसीएम लेके उधर चला जाएगा 5। इसको इससे कैंसिल, दैट विल बी 5W इज इक्वल टू 250। तो अगर W हमारी 250 है तो व्हाइट कितनी हो जाएंगी? तो W सॉरी ब्लैक, अगर व्हाइट हमारी 250 है तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी? ब्लैक विल बी 200, क्योंकि टोटल कितनी हमारी 450। नाउ अब हमें ये पता करना है कि नॉन मेटेलिक कितनी है। तो यहाँ से पहले हम ये फाइंड कर लें कि हमारी मेटेलिक कितनी है। तो मेटेलिक बॉल जो है, सॉरी वो व्हाइट बॉल, मेटेलिक व्हाइट बॉल कितनी है? दैट विल बी 25 ऑफ W, दैट विल बी 2/5 ऑफ 250। यहाँ से ये कैंसिल, दैट विल बी 50, दैट विल बी 100। हमारी मेटेलिक व्हाइट बॉल हो गई। तो हमारी जो ब्लैक बॉल है वो इक्वल है, वे भी हमारी 100 हो जाएंगी। मेटेलिक ब्लैक बॉल है वे भी 100 हो जाएंगी। तो टोटल मेटेलिक कितनी होगी? दैट विल बी 200। तो नॉन मेटेलिक कितनी हो जाएंगी? नॉन मेटेलिक विल बी 250। तो हमारा 250 जो है नॉन मेटेलिक बॉल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बोला है अनिल, बॉबी एंड चिंटू jointly invest in a business and agree to share the profit in proportion to their investment. Anil's share of investment is 70%. His share of profit decreased by 420 if the overall profit goes down from 18% to 15%. Chintu's share of profit increased by 18 rupees if the overall profit goes up from 15% to 17%. The amount in INR invested by Bobby is। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि बॉबी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस पूरे बिजनेस में। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम शेयर कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, सपोज ए, बी और सी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट 5, 3 और 4 के रेशियो में। अगर जो हमारा प्रॉफिट है 100, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है। तो इसमें ए का जो हमें शेयर फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे? जो टोटल अमाउंट कितना है 538 एंड 4 12, तो टोटल अमाउंट 12 है। ए का फ्रैक्शन कितना है इसमें? ए का जो फ्रैक्शन है वो 5 है और टोटल प्रॉफिट कितना है 100। इस तरीके से हम ए का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट, उसमें बी का शेयर कितना है? तो 3, तो 3/12 होगा इन टू 100। बी का शेयर ऐसे, सी अगर सी का शेयर निकालना हो तो अपॉन में 12, 12 में, और उसमें सी का फ्रैक्शन कितना है? सी का फ्रैक्शन है 4, तो 4/12 इंटू 100। इस तरीके से हम प्रॉफिट में जो शेयर होगा इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आपको आई होप समझ में आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज होना है। तो ये हमारे पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम शेयर निकालते हैं। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। इसको रफ कर लेते हैं एक बार। तो इसमें जो है हमारा अमाउंट नहीं दिया हुआ है, बस हमें ये दिया हुआ है कि ए ने 70% अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में। तो हम लेट कर लेते हैं कि इनिशियली उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो एक्स है। लेट द टोटल अमाउंट
इन्वेस्टेड वो है हमारा x। अब हम बात करें रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ए ने जो है वो कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 70%। तो बाकी दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया होगा 30%, बाकी दोनों ने किया होगा। तो ए रेशियो बी प्लस सी, और ए ने 70% इन्वेस्ट किया है तो बी प्लस सी ने कितना इन्वेस्ट किया 30%, तो रेशियो कितना होगा 7:3 इन दोनों का। नाउ इसने बोला है कि इनिशियली अगर उसको प्रॉफिट 18% हो रहा है किस पे एक्स पे, और अगर जो वो प्रॉफिट घट के 15% हो जाए तो जो ए को जो लॉस हो रहा है वो 420 का हो रहा है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर तो हम ए का शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितना है 10, ए का शेयर कितना है 7, इनिशियली प्रॉफिट कितना हो रहा था दैट इज 18% ऑफ एक्स, दैट इज 18% ऑफ एक्स। अगर जो ये प्रॉफिट घट के 15% हो जाए माइनस इसमें ए का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, उसको जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 420 का। ये हमारे क्वेश्चन में बोला है। क्योंकि नाउ अगर जो इसमें से मैं 7/10 कॉमन ले लूं, नाउ इसमें बचेगा 18/100x माइनस 15/100x इक्वल टू 420। इसको इससे कैंसिल कर तो 60 आ गया। नाउ अगर जो मैं इसको सोल्व करूं तो हो जाएगा 3x अपॉन 1000 इक्वल टू 60, ये हो जाएगा हमारा 20। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 20,000। तो हमारा जो इनिशियली जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो 20,000 इन्वेस्ट किया गया था। नाउ अगर जो हम शेयर की बात करें तो ए ने जो इन्वेस्ट किया होगा कितना किया होगा, ए ने 70% इन्वेस्ट किया था तो इसका 70% कितना होगा 14,000, और बी और प्लस सी ने जो इन्वेस्ट किया होगा वो क्या होगा 6,000। नाउ अगर मैं बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं बी मान लेता हूं, तो सी की जो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी दैट विल बी 6,000 माइनस बी। नाउ अगर जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि जो सी का जो शेयर है प्रॉफिट का वो इंक्रीज कर जाता है 80 रुपीज से, अगर जो प्रॉफिट है 15% से लेके 17% तक हो जाए। पहले 15% है प्रॉफिट, अगर वो 17% इंक्रीज कर जाए तो सी को 80 रुपए का फायदा होगा। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सी का हम रेशियो कैसे निकलेंगे, तो सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 6,000 माइनस बी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट दैट विल बी दिस। इनिशियली अगर जो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा होगा उससे अगर 17% तक चला जाए तो 80% प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो ये लिख सकते हैं हम कि 17 से लेके 15 के बीच में कोई जो डिफरेंस है वो कितना 80%। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 17/100 इंटू 20,000 माइनस 15/100 इंटू 20,000, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 80 आना है दोनों का, इज इक्वल टू 80। नाउ अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 6,000 माइनस बी अपॉन 20,000 ये हो जाएगा 7,3400 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 80। ना इसको लिख सकता हूँ 6,000 माइनस बी अपॉन 20,000 इंटू ये आ जाएगा हमारा 400 इज इक्वल टू 80। नाउ इससे अब क्या करूंगा मैं, ये दो जीरो कैंसिल, ये यहाँ पे 20, 6,000 माइनस बी इज इक्वल टू इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा हमारा 4,000, और जो बी की वैल्यू की यहाँ से आ जाएगी 2,000। जो बी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा हैंस वो इन्वेस्ट किया होगा 2,000, और जो सी ने जो इन्वेस्ट किया होगा वो क्या होगा 4,000। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन है कि जो डिफरेंस है इन दोनों का वो हमारा 80 आया होगा। तो हमें ये वाला कंसेप्ट थोड़ा याद करके चल रखना है, मतलब ये थोड़ा समझना होगा यहाँ पे कि 80 कैसे आया होगा, तो उससे हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज ने 10,000 इन्वेस्ट किया है किसी फंड में। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही incurred a loss but his balance was more than 5,000. This balance when invested for another year grew and the percentage of growth in this second year was 5 times than the percentage of loss in the first year. If the gain of the
Raj from the initial investment over the 2 year is 35%, then find the percentage of loss in the first year. Now सपोज इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि राज ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसको एक इंटरेस्ट मिला होगा, किसी भी इंटरेस्ट मिला होगा, तो उसको क्या है इस पे ना लॉस हो गया है। अब ये नहीं पता कि कितने परसेंट लॉस हुआ है, उसको लॉस हुआ है बस ये पता है। सपोज ये लॉस हमें x% लॉस हुआ है इसको। सेकंड ईयर उसने वापस से उसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जो लॉस होने के बाद आया। सेकंड ईयर जब उसने वो इन्वेस्ट किया तो उसको जितने का लॉस हुआ है उसका 5 टाइम जो परसेंट है उसका उतना उसको गेन हो गया। तो उसको ओवरऑल इस पूरी साइकिल में 35% क्या हुआ गेन हुआ है। तो 10,000 का 35% क्या होता है, मतलब 3500 रुपए का इसको गेन हुआ है टोटल। तो हमें बताना है कि जो परसेंटेज ऑफ लॉस है फर्स्ट में कितना होगा। तो इसमें क्या है, हम अगर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें 10,000 था, दो 10,000 था, फर्स्ट ईयर क्या है सपोज उसको x% लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम, 1 - x/100। नाउ सेकंड ईयर में उसको 5 टाइम जो लॉस हुआ है परसेंट का उसके 5 टाइम्स को गेन हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 1 + 5/100, इसको ऐसे लिखेंगे। नाउ जो दोनों साल में जो अमाउंट निकल के आया उसको 3500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल अमाउंट जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 13,500। क्योंकि 3500 का लॉस हुआ तो 3500 का टोटल प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, तो 10,000 में 3500 ऐड हो जाएगा, जो 2 साल बाद उसके पास जो अमाउंट रहेगा वो 3500 रहेगा। यहाँ से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। नाउ 100 इज इक्वल टू 100 - x अपॉन 100 + 5x अपॉन 100 × 100, ये हो गया हमारा। नाउ एक 100 से ये 100 कैंसिल, यहाँ बचा 135। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करूँ अब मैं इसको तो ये जाएगा 10,000 प्लस 500x माइनस 100x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 13500। नाउ अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसको इधर ले जाऊं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूं 10,000 को, ये हो जाएगा 400x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 3500। अगर जो मैं पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं, 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700। अब मैं x को इधर ले जाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 700 इक्वल टू 0। नाउ 700 के ऐसे फैक्टर्स इसको ब्रेक करो जो सम या फिर उनका जो ऐड है वो 70 आए। तो ऐसा क्या है, 70 × 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 10x इज इक्वल टू, ओ सॉरी प्लस इक्वल टू 700। नाउ इक्वल टू 0। अगर जो मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 70, यहाँ पे माइनस 10 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 70 और x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हमारी 70 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसने बोला है कि जो बैलेंस जो है वो फर्स्ट लॉस में मोर देन 5,000 है। अगर जो मैं x की वैल्यू 70% ले लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर में उसको 70% लॉस हुआ है, तो 10,000 का 70% क्या है, 7,000 लॉस हुआ है, मतलब तो उसके पास अमाउंट क्या बची 3,000। तो x की वैल्यू तो ये हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या होगी 10। तो आंसर विल बी सी। आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 1970 to 1980. During the same period, the male population increased by 40%, while the female population increased by 20%. From 1980 to 1990, the female population increased by 25%. In 1990, if the female population is twice the male population, then the percentage increase in the total of male and female population in the city from 1970 to 1980. अब इस क्वेश्चन को काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो वर्ड टू वर्ड सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला एक तो मेल है एक फीमेल है। इनिशियली 1970 की बात की गई है, फिर 1980 की बात की गई है, और उसके बाद हमारी बात की गई है 1990 की। यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल। इन्होंने बोला है कि जो टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी वो इंक्रीज की गई 25% 1970 से 1980। अगर जो मैं 1970 में टोटल पॉपुलेशन 100 मान लेता हूँ,
तो 90-80 में उस पर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 25%। तो यहाँ पे हो जाएगा 125। इसी सेम पीरियड में जो मेल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज की गई 40%। तो 40% का हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, दैट विल बी 2/5। अगर ये हमें पता है, अगर 2/5 इस तरह से रेशियो में आ रहा है, तो मतलब अगर 90-70 में 5 थी, तो 90-80 में कितनी हो जाएगी? 2 ऐड कर देंगे, दैट विल बी 7। तो अगर जब मैं यहाँ पे मानूँ ये 5x थी यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी 7x। आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ तक। वाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 20%, सिमिलरली अगर 20 का फ्रैक्शन लूँ मैं, दैट विल बी 1/5। मतलब अगर 90-70 में फीमेल 5 थी, तो 1980 में कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसको अगर जब मैं 5y लूँ, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6y। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक आपको। नाउ फ्रॉम 1980 टू 1990, 1980 से लेकर 1990 तक जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज की गई 25%। तो 65 पे अगर जो हमारा 6y है उसका मैं 25% निकालूं, क्या होगा? दैट विल बी 1/4। 6y/4 दैट विल बी 3/2y। तो 6y पे मैं 3y ऐड कर दूं, दैट विल बी 12y प्लस 3/2, दैट विल बी 15/2y। मतलब अगर जो यहाँ पे 6y है, इस पे अगर जो 25% इंक्रीज की है वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 15/2y। ना इसमें बोला है कि 1990 में जो पॉपुलेशन है फीमेल की वो ट्वाइस है द पॉपुलेशन ऑफ मेल। मतलब ये ट्वाइस है किसके? पॉपुलेशन ऑफ मेल। मतलब मेल की जो पॉपुलेशन इसके हाफ होगी, तो हाफ कैसे होगी? 15/4 ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारी मेल की पॉपुलेशन होगी। नाउ अब हम बात करें, तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसको रफ कर लेते हैं, एक बार रफ वर्क को हम पूरा। इस तरह के क्वेश्चनों में हम जब लेंथी रहे तो उनको हम वर्ड टू वर्ड सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अगर जो हम इनको वैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफी घिल मिल जाएंगे और हो नहीं पाएगा हमारे से। नाउ अब इसने बोला, अब हम यहाँ पे देखें कि 5x प्लस 5y जो है हमारी वो कितनी है? 100 है। ये इक्वेशन 1। अगर जो हम बात करें 7x प्लस 6y वो कितनी है हमारी? 125। ये इक्वेशन सेकंड। अगर यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करके किसी एक में पुट कर दें, तो हमारा तो सोल्व हो जाएगा पूरा डाटा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया मैंने। ये इक्वेशन थर्ड बना ली। नाउ अब मैं देखूं तो यहाँ पे भी हमारी y है, यहाँ पे भी हमारी y। अगर y की वैल्यू मिल जाए तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 7। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 20। 20 नहीं, दैट इज 140, सॉरी 140। ना अगर जो मैं इस इक्वेशन के साथ को सोल्व करूं, दैट इज इक्वेशन 2 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 125। 125। नाउ एक्स एक्स ये नेगेटिव, एक्स एक्स कैंसिल। यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा निकल गया 15। मतलब वो जो y की जो वैल्यू है 15 है। अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ से आ जाएगा 15/2 इंटू 15 इज इक्वल टू 225/2। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं 15/4 इंटू 15, दैट विल बी 225/4। ना अगर जो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या आएगा? दैट विल बी एलसीएम हमारा 4, यह आ जाएगा 0 4 5 and that will be 2, that will be 5, that is sorry 4 450 plus 225, इसको हो जाएगा 5 7 6/4। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 168.75। ना अगर हमें फाइंड करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ है, तो अगर हम परसेंटेज चेंज निकालते कैसे होता है? 168.75 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। इसको ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 68.75 विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो आंसर विल बी ए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला है इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैच so far and won 30% of them. If they win 60% of the remaining match, their overall win percentage will be 50%. Suppose they win 90% of the remaining match, then the total number of matches won by the team in the tournament. तो सबको यहाँ पे शुरू में हमारे 40 मैच है टोटल, ठीक है। उसमें से अगर जो हम विन की बात करें और लॉस की बात करें, विन कितने किए इन्होंने, विन की बात करें तो विन कितने 30%, तो 30% क्या होगा, 30% होगा हमारा 12, तो बाकी कितने बचे लूज करें, दैट इज 28 ना। उसने बोला कि रिमेनिंग मैच है उसके अगर 60% जीत जाए तो ओवरऑल जो विनिंग परसेंटेज है वो 50 रहेगी। तो लेट जो रिमेनिंग मैचेस हैं हमारे वो हमने ले लिया एक्स है। तो अगर जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर जो हम जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो भी जीत जाएं, दैट विल बी एक्स का 60% हम जीत जाएं प्लस 12 वो इक्वल टू होगा 50% ऑफ द टोटल मैच, दैट विल बी 1/2 एक्स प्लस 40। यही होगा ना टोटल, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर जो रिमेनिंग 60% मैच जीत जाए तो जो ओवरऑल जो विन होगी, ओवरऑल मतलब ये 40 भी इंक्लूड करने हैं, विनिंग में ये 12 भी इंक्लूड करने हैं, विनिंग साइड में ये 12 इंक्लूड करने हैं, टोटल अमाउंट में ये 40 भी इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी होगी 50%, तो 50% का रेशियो कितना है 1/2। तो टोटल मैचेस क्या एक्स प्लस 40, तो उसका 50% क्या होगा 1/2 ऑफ एक्स प्लस 40, इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसको जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 3x/5 12 इज इक्वल टू x/2 प्लस 20। ना अगर इस रेशियो को सोल्व करूं 3x/5 माइनस x/2 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे बचा 8। यहाँ पे अब क्या बचा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे 10, ये बचा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 80। तो जो हमारे रिमेनिंग मैच थे कितने थे 80 थे। सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैच, रिमेनिंग मैच के 90% वो जीत जाते हैं, तो 90% क्या होगा इसका, इसका जो 90% वो होगा दैट विल बी 72। 90% क्या है 72, तो तुम्हारा टोटल मैचेस विन कितने होंगे, तो टोटल विन कितनी होगी 72, तो यहाँ पे जीती प्लस 12 पहले जीती थी, तो टोटल विन विल बी 84। आंसर विल बी बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस, इसमें बोला है आइडेंटिकल चॉकलेट बॉक्सेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस, so identical chocolate pieces are sold in boxes of two size, small and large. The large box is sold for twice the price of small box. If the selling price of per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box, then the percentage by which the weight of the chocolate in the large box exceed that in the small box is nearest to. Now, अगर जो हम बात करें कि सपोज हमारा जो सोल्ड प्राइस है लार्ज बॉक्स हम कुछ मान लेते हैं, सपोज इसमें बोला है हमारा कि जो लार्ज बॉक्स है वो सोल्ड किया जाता है ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो लेट द सोल्ड प्राइस जो है स्मॉल बॉक्स का वो हम 100 मान लेते हैं, तो लार्ज बॉक्स का सोल्ड प्राइस क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस है इसके स्मॉल प्राइस के, दैट इज 200 हो जाएगा ना। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी है चॉकलेट की, दैट इज क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट इन लार्ज बॉक्स वो हमने मान ली एल, और स्मॉल बॉक्स में हमने मान ली वो एस। अब अगर जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, इसने बोला है कि इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स, तो हमें परसेंटेज फाइंड करने बाई विच द जो वेट है चॉकलेट का लार्ज बॉक्स को एक्सीड करता है स्मॉल बॉक्स के। नाउ अगर जो हम पर चॉकलेट फाइंड करें तो पर चॉकलेट लार्ज के लिए क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी है एल, तो अगर हम टोटल अमाउंट जो प्राइस है वो 200 है, तो जो पर चॉकलेट सेलिंग प्राइस है फॉर लार्ज बॉक्स दैट विल बी 200/L।
स्मॉल बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/s। ये क्लियर है हमारा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो 200/l वो इक्वल है, दैट विल बी 1/12/100, क्योंकि इसने बोला 12% लेस, तो लेस निकाल देंगे इसका परसेंटेज डिक्रीज। अब 100/s, यहाँ से 100 से ये कैंसिल, 2 आ जाएगा, दैट विल बी 2/l इज इक्वल टू 88/100 इंटू 1/s। ये कितना हो जाएगा 44। नाउ इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो l/s इज इक्वल टू 100/44। तो इसको अगर मैं 4 से करूँ 25/11, तो l/s इज इक्वल टू 25/11। तो l में अगर 25 वेट है लार्ज बॉक्स में, तो स्मॉल में कितना 11। तो अगर तो परसेंटेज फाइंड करें इसकी, दैट इज 25 माइनस 11/11 इंटू 100, तो यहाँ पे निकल के जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 127%। तो आंसर विल बी ए। तो यहाँ पे हमारे पास्ट ईयर्स कंप्लीट होते हैं 2021 तक के। 22 और 23 के हम सेक्शनल फॉर्म में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।